तुम समझते क्या हो कि तुम किसी के भी सामने कुछ भी बोलोगी और मैं चुपचाप बर्दाश्त करती रहूंगी? आप गलत समझ रहे हैं। मैंने तो बस मालिक की खुशी के लिए ही आप लोगों को फोन किया था। भैया, आपका घास का टेबल तो बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ इस टेबल से। बस जैसे टेबल मिल गया वैसे ही सोफे, बेड, कुर्सी सब मिल जाए तो मजा आ जाता। फिर हमारा घर भी अमीरों जैसा होता। माँ जी, ये लड़ाई कभी बंद नहीं होने वाली है, क्योंकि आपकी ये जो छोटी बहू है ना, उसे कभी अकल आएगी ही नहीं। बहुत हो गया है इनका, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे घर में कभी किसी भी चीज को लेकर बंटवारा ना हो, लेकिन मेरी बहुओं ने मेरी उम्मीद पर पानी फेर दिया। अरे हम तो 4-4 बहुओं में रहा करती थी एक साथ ही, लेकिन कभी भी मेरे ससुराल में रसोई का बंटवारा नहीं हुआ, और आज मेरी बहुओं ने वो कर दिया है जो कभी नहीं हुआ है। और इन्हीं सब की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा मजबूर हो गई हूँ, और मुझे आखिर में अब ये फैसला तो लेना ही पड़ेगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। अगर तुम दोनों की लड़ाई बंद हो गई हो तो मैं कुछ कहूँ तुमसे? माँ जी, ये लड़ाई कभी बंद नहीं होने वाली है, क्योंकि आपकी ये जो छोटी बहू है ना, उसे कभी अकल आएगी ही नहीं। जिस दिन इसे खुद से सारा काम करना पड़ेगा ना, खुद से रोटी बनानी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि रसोई में कितना काम होता है और कितना नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें खाना बनाना सिखाया है क्या? अरे मैं भी अपने माँ बाप से सीख कर आई हूँ कि खाना कैसे बनाते हैं और रसोई को कैसे संभालते हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब तुम दोनों अपना अपना काम खुद कर सकती हो। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि अब तुम दोनों अपनी मर्जी से रसोई का टाइम बांट लो। जल्दी से बताओ कौन किस टाइम रसोई में काम करेगा। ठीक है सासू माँ, सोच लिया मैंने। सुन चेतना, दिन में रसोई तेरी और रात में रसोई मेरी। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी दिन की रसोई संभालना ना कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से दिन में मैं काम कर सकती हूँ। ये तो वक्त बताएगा कि कौन कितना काम संभालता है। घर में दोनों बहुएं आए दिन रसोई संभालने को लेकर लड़ाई झगड़ा करती रहती, क्योंकि सुषमा की छोटी बहू चेतना घर का एक काम नहीं करती थी और सारा दिन बस फोन पर ही लगी रहती। उसकी इस हरकत से उसकी बड़ी बहू नेहा को बहुत गुस्सा आता था, इसलिए नेहा आए दिन घर में काम को लेकर कलेश किया करती। वहीं किचन का समय बढ़ जाने से नेहा बहुत ज्यादा खुश थी, और उसे सबसे ज्यादा चिंता थी चेतना की, क्योंकि चेतना को घर का काम करना आता ही नहीं था। ऐसे ही रात को नेहा अकेले ही किचन का काम कर रही थी और वो सबके लिए खाना बना रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ चेतना आराम से फोन पर अपने दोस्तों से गप्पे मार रही थी। तभी सुषमा चेतना से कहती है, चेतना बहू, नेहा अकेले किचन में काम कर रही है, जा उसकी थोड़ी सी मदद कर दे। रात के 8 बज रहे हैं, सभी लोग ऑफिस से घर आते ही होंगे, समय से खाना बन जाएगा तो अच्छी बात है ना। सब लोग साथ में बैठकर आराम से खाना खा लेंगे। सासू माँ, लगता है कि आप भूल गई हो कि दिन की रसोई मेरी है और रात की रसोई जेठानी जी की है। तो मैं क्यों बेकार में उनकी मदद करूँ? जब काम को लेकर बंटवारा हो चुका है तो क्यों मैं बेकार में मेहनत करूँ? बेटा, बात यहाँ मेहनत की नहीं है, बात ये है कि अगर तुम दोनों मिलकर काम करोगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो सासू माँ, ज्ञान की बातें आप जेठानी जी को सिखाओ, मुझे इन सब चीजों की ना कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरा टाइम सुबह है तो मैं अपने किचन का काम भी अकेले ही कर लूंगी, मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है। जेठानी जी तो जानबूझकर धीरे धीरे काम करती हैं ताकि लोगों को मुझे बोलने का मौका जो मिल जाए। एक तो चेतना को घर का कोई काम नहीं आता था, ऊपर से उसकी जबान भी कैंची की तरह चलती थी, जिस वजह से घर में हर कोई चेतना से परेशान रहता। लेकिन लाख समझाने के बावजूद चेतना अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करती। ऐसे ही थोड़ी देर बाद सभी लोग ऑफिस से घर आते हैं। नेहा अकेले ही सबको खाना बनाकर खिलाती है। खाना खिलाने के बाद नेहा बर्तन धोने के लिए चली जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह चेतना 6 बजे उठती है। हे भगवान, इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई? मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। कहाँ जेठानी जी अकेले पूरा घर का काम किया करती थी और तब मैं 8 बजे आराम से सोकर उठती थी, और अब तो मुझे रोज सुबह 6 बजे उठना पड़ता है। चल चेतना, उठ जा और चल के किचन में काम कर ले। चेतना सुबह उठकर किचन में जाती है और सबसे पहले आटा गूंथने लग जाती है। चेतना को आटा गूंथना आता ही नहीं था, वो उसमें बहुत सारा पानी डाल देती है, जिस वजह से आटा नहीं
बल्कि एक घोल बनकर तैयार हो जाता है। ये देखकर चेतना का दिमाग ही खराब हो जाता है। हे भगवान, ये आटा तो पूरा गीला हो गया। अब इससे रोटी कैसे बनेगी? क्या करूं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। अगर जेठानी जी को आवाज लगाऊंगी तो वो मेरा ही मजाक बनाएंगी। चेतना के दोनों हाथ आटे के घोल से सनकर खराब हो चुके थे। वो तुरंत अपने हाथ धोकर आती है और अपनी माँ को फोन लगाती है और सारी बातें बताती है, जिसके बाद उसकी माँ उसे डांटते फटकारते हुए कहती है, क्यों आ गई तुझे अकल अब? शादी से पहले मैं तुझे कितना समझाती थी ना कि घर का काम सीख ले, आज नहीं कल तुझे सारा काम करना पड़ेगा। पर नहीं, उस टाइम तो तू मुझे बहुत लंबे लंबे डायलॉग मारा करती थी। अब क्या हुआ? तुझे आ गई ना अपनी माँ की याद? अब तू काम कैसे करती है और खाना कैसे बनाती है वो सब तू जान, मुझे इससे मतलब नहीं है अब। आपसे तो ना बात करना ही बेकार है। अरे माँ, आप ना माँ के नाम पर कलंक हो। दुनिया की माँ हमेशा अपनी बेटियों को सपोर्ट करती है और एक मेरी माँ है जो हर वक्त मुझे ताने देने का सिर्फ मौका ही ढूंढती रहती है। इतना बोलकर चेतना फोन को गुस्से में काट देती है। दूसरी तरफ घर के सभी लोग ऑफिस जाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं। देखते ही देखते 4 से 5 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अब तक ना तो चेतना से खाना बन पाया था और ना ही किसी के लिए उसने चाय बनाई थी। मजबूरन किचन में नेहा को आना पड़ता है और उसे चेतना की मदद करनी पड़ती है। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर जल्दी से खाना बनाकर सभी को ऑफिस भेज देते हैं, जिसके बाद सास दोनों बहुओं को पास बुलाती है। चेतना बहू, अभी भी तुझे कुछ समझ में आया है या फिर मुझे अलग से समझाने की जरूरत है? कल तक तो तू बहुत लंबी लंबी फेंक रही थी ना कि तू अकेले ही घर का सारा काम संभाल लेगी और किचन का टाइम बढ़ाने से तुम दोनों कितने खुश थे। पर एक चीज हमेशा याद रखना, एकता में जो शक्ति है वो किसी चीज में नहीं है। अगर तुम दोनों मिलकर काम करोगे तो 1 घंटे का काम आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। सासू माँ, आप ना बिल्कुल ठीक कह रही थी। कल तक तो मुझे अपने आप पर बहुत घमंड था, पर जैसे ही मैं सुबह किचन में गई तब मुझे समझ आया कि जेठानी जी कैसे अकेले पूरे किचन को संभालती है। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी जेठानी जी से बहुत कुछ सीखना है। वो कैसे अकेले पूरे घर का काम कर लेती हैं। शादी से पहले मुझे मेरी माँ डांटती थी काम करने के लिए, पर मैंने उनकी एक नहीं सुनी और अब मुझे अपने किए पर सच में बहुत पछतावा हो रहा है। कोई बात नहीं चेतना, जो हुआ उसे भूल जाओ और अब से हम एक नई शुरुआत करेंगे। कल से हम दोनों साथ मिलकर किचन में काम करेंगे और तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगी और अकेले किचन कैसे संभालते हैं वो भी सिखाऊंगी, ताकि मैं कभी रहूं या ना रहूं तुम अकेले किचन को संभाल सको। हाँ जेठानी जी, मुझे ना घर का काम सीखना है। मुझे ठीक से ना चाय बनानी भी नहीं आती है। अब मुझे चाय बनाने से लेकर पूरी बनाने तक का सफर तय करना है। सब हो जाएगा, बस तुम मेरे कहे अनुसार सारे कामों को करना। जैसा जैसा मैं बोलती हूँ तुम वैसा वैसा बस करते जाओ। देखना कितनी जल्दी तुम खाना बनाना सीख जाओगी। दोनों देवरानी जेठानी अब साथ मिलकर खाना बनाने लगी थी। नेहा ने अपनी देवरानी को एक एक चीज सिखा दी थी कि कैसे चाय बनाया जाता है और कैसे सब्जी बनाई जाती है। देखते ही देखते बहुत ही कम समय में चेतना ने खाना बनाना सीख लिया था और अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर रसोई संभालती हैं, जिसे देखकर उनकी सास बहुत खुश होती है। तुम समझते क्या हो कि तुम किसी के भी सामने कुछ भी बोलोगी और मैं चुपचाप बर्दाश्त करती रहूंगी? क्या बोल रही हो तुम कि मेरी भाभी मुझे टाइम पर नाश्ता नहीं बना कर देती? हाँ, नहीं देती है। जो सच बात है वही बोली थी ना, झूठ थोड़ी ना बोला है। आपका सोना ही पूरा नहीं होता। आपको पता भी है नाश्ते की टाइमिंग क्या होती है। अगर तुम्हें पता है तो तुम खुद उठकर क्यों नहीं बना लेती हो? मेरे बनाने का और खाने का क्यों इंतजार करती हो? भगवान ने तुम्हें भी हाथ दिए हैं, इस्तेमाल कर लिया करो इन्हें। या बस जुबान ही चलानी आती है तुम्हें? भाभी, अपने लिमिट क्रॉस मत करो। अगर मैं बोलने पर आई ना तो मैं भी आपको बहुत अच्छा सुना सकती हूँ। अरे सुनाने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? अरे लोगों की ननद अपनी भाभी के साथ मिलकर बैठकर काम करवाती है और तुम तो सारा दिन बस ऑर्डर मारती हो। दुश्मन हो दुश्मन, तुम मेरी दुश्मन हो। नंद तो तुम किसी एंगल से लगती ही नहीं हो मेरी। तो आप भी मेरी कोई दोस्त नहीं हो। ये समझ लो कि आप चीन और मैं भारत, और हमारे बीच की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। ऐसे ही पायल और रितु जबरदस्त बहस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रितु की पड़ोसन विमला का आना होता है। विमला को देखते ही दोनों ननद भाभी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और दोनों लड़ाई झगड़े के शब्दों को एकदम से प्यार के फूलों में परिवर्तित कर देती हैं। और पायल बोलती है, भाभी आप इतना काम क्यों करती हैं? मैं हूँ तो सही। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि आप भी थोड़ा आराम किया करो और मुझे काम के लिए बोल दिया करो।
लेकिन आप तो मुझे कोई काम करने को कहती ही नहीं हो। मेरे होते हुए मेरी इकलौती नंद काम करे और मैं आराम से बैठी रहूं, भला अच्छा थोड़ी ना लगता है। कल को तुम अपने घर चली जाओगी, वहाँ जाकर भी तो काम ही करोगी ना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक तुम यहाँ हो तुम आराम से अपना जीवन बिताओ। वैसे भी तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। ऋतु और पायल का प्यार देखकर विमला बोलती है, वाह भाई, क्या जोड़ी है तुम दोनों ननद भाभी की, किसी की नजर ना लगे। आजकल तो हर ननद और भाभी एक दूसरे की दुश्मन बनी बैठी है, कोई किसी को देखकर एक आंख नहीं सुहाता है। लेकिन जब कभी मैं तुम दोनों को देखती हूँ ना, तो सच में मेरा मन तो बहुत खुश हो जाता है और मुझे इस बात पे यकीन करने का मन करता है आज के समय में भी लोग रिश्तों को निभा रहे हैं। विमला जा रही होती है कि तभी वहाँ पर ऋतु की सास वीना आ जाती है और विमला वीना के आगे उसकी बेटी और बहू की तारीफ करने लगती है। वीना अपने बहू और बेटी की पर्सनैलिटी से बहुत अच्छे से वाकिफ होती है, इसलिए वो विमला की बातों पर मुस्कुराते हुए बोलती है, सही कह रही है विमला, मेरे घर में तो कलेश जैसी कोई चीज ही नहीं है। मेरी बहू और बेटी तो ऐसे मिलकर रहती है जैसे पानी में नमक। बस भगवान मेरे घर की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। अरे नहीं लगेगी नजर। वैसे भी बड़े दिन हो गए हैं बेटा तेरे हाथों की चाय पिए हुए, जरा एक कप चाय तो पिला दे अपनी आंटी को। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बना कर लाती हूँ। ननद जी आप भी पियेंगी? हाँ हाँ क्यों नहीं भाभी, जरूर। पायल की बात सुनकर ऋतु दांत दबाते हुए मुस्कुराती हुई रसोई में चली जाती है और फिर सभी के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। चाय पीने के बाद विमला वहाँ से चली जाती है। विमला के जाते ही दोनों ननद भाभी अपने असली रूप में आ जाती हैं, जिसे देखकर वीना बोलती है, हे भगवान, तुम ननंद भाभी कभी दुश्मन बनकर रहती हो तो कभी सहेली। मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ। या तो तुम हमेशा के लिए एक दूसरे के दुश्मन हो जाओ या फिर हमेशा के लिए एक दूसरे की सहेली बनकर रहो। कभी नहीं। तो फिर लड़ती रहो। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। अगर मुझे किसी की शोर की आवाज आई ना तो मैं तुम दोनों को बराबर की सजा दूंगी, याद रखना तुम दोनों। वीना की बात सुनकर दोनों ननद भाभी चुप हो जाती हैं और वीना के जाते ही दोनों बड़ा सा मुंह लेकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। दिन गुजरते हैं, कभी दुश्मन कभी सहेली वाला किरदार निभाते निभाते दोनों ननद भाभी अपना जीवन आराम से जी रही थी। ऐसे ही रक्षाबंधन का दिन आता है। पायल अपने भाई विवेक को राखी बांधती है और बोलती है, भैया इस बार मुझे आईफोन चाहिए, शाम तक मेरा आईफोन ले आना ठीक है, ले जाऊंगा। और कुछ? और थोड़ी शॉपिंग भी करवा देना। दोनों भाई बहन आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी रीतू बोलती है, बस और क्या, और जितना भी पैसा है वह सब इसके नाम पर कर दो। घर में थोड़ी ना पैसे की जरूरत है, अब आईफोन और शॉपिंग की ही जरूरत है। अरे कोई बात नहीं, रक्षाबंधन है और मेरी बहन मांग रही है तो देना तो हक बनता है ना। त्योहार के नाम पर लूट मचाना तो कोई आपकी बहन से सीखे। माना कि रक्षाबंधन पर हर भाई बहन को तोहफा देता है, लेकिन इतना भी मुंह खोलने की क्या जरूरत है। अरे मैं भी अपने भाई को राखी बांध कर आई हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा इतना। उसके पास होता तभी तो देता वो आपका भाई, लेकिन वो तो नल्ला है, नल्ला कहीं का। और आपको क्या दिलाएगा वो? जैसा भी है ना, मुझे बहुत प्यार है उससे, और तुम उसके बारे में अगर ऐसा बोलोगी ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी ननद हो और मेरे इस मुंह से अच्छा अच्छा सुनकर बैठ जाओगी। पहले कौन सा आपको याद रहता है कि मैं कौन हूँ? आपको तो वैसे भी मैं आँखों में हमेशा खटकती रहती हूँ। मांग में अपने भाई से रही थी, आपको पता नहीं किस बात की मिर्ची लग गई जो बीच में आ गई। तो बीच में मैं क्यों ना हूँ? मेरे पति है, वो दिन रात मेहनत करके कमाई करते हैं। जितना हक तुम्हारा अपने भाई पर है ना, उतना ही हक मेरा इन पर है। विवेक और ऋतु और पायल दोनों को चुप करवाने की कोशिश करता है, पर दोनों एक दूसरे को एक से बढ़कर एक जवाब देती हैं। बेचारा विवेक परेशान हो जाता है और वहाँ पर वीना आ जाती है और बोलती है, तुम दोनों को चैन नहीं है क्या? अरे आज के दिन भी तुम लड़ाई कर रही हो। कोई दिन इस घर में सुख शांति का होगा कि नहीं होगा? माँ, मैंने कुछ नहीं कहा भाभी को, भाभी नहीं कहा था, आप उन्हें ही बोलो। हाँ हाँ, तुम तो दूध पीती बच्ची हो ना, मैं ही लाला लाला करती रहती हूँ, तुम तो कुछ भी नहीं करती हो। आई बड़ी शरीफ कहीं की। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम दोनों क्या बोलती हो और क्या नहीं। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। रीतू और पायल दोनों अगर आज के बाद लड़ाई करते हुए अगर मुझे दिख गए ना, तो मैं तुम दोनों को ही घर से निकाल कर बाहर कर दूंगी। फिर जितना लड़ना है वही लड़ना और फिर ही घर के अंदर आना। वीना की बात सुनकर पायल और ऋतु दोनों चुप हो जाते हैं और दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। वीना और विवेक दोनों ही पायल और ऋतु को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती और अपनी दोस्त और अपनी कभी सहेली वाले रिश्ते को ऐसे ही कायम रखती। एक दिन विमला रोते हुए वीना के पास आती है और बोलती है,
रीना बहन, मेरे तो कर्म ही फूट गए। जब से अपने बेटे की शादी करी है ना, तब से मैंने एक दिन भी सुख नहीं बिताया है। जब देखो मेरे घर में बस कलेश ही लगा रहता है। अरे मेरी बहू को तो मेरी बेटी एक आंख नहीं भाती है। हमेशा वो मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती है, जबकि मेरी बेटी उसके सामने कुछ नहीं बोलती है। जो भी कहती है वो अपनी भाभी की बातें मानती है। ना जाने क्या हो गया मेरे घर को। कोई बात नहीं विमला, चिंता मत कर। तू अपनी बहू को समझाने की कोशिश कर, हो सकता है वो तुम्हारी बात समझ ले। अरे घर के सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहना ही घर की एकता का प्रतीक होता है। लड़ाई झगड़े में भला क्या ही रखा है। इसलिए तो मैं तेरे पास आई हूँ। मैं चाहती हूँ तू अपनी बहू और बेटी को मेरे घर पर भेज दे, ताकि वो मेरी बेटी और बहू को समझाए कि किस तरह मिलजुल के बात करके रहा जाता है और दिन भर घर में कलेश नहीं किया जाता है। और अगर ऐसे ही कलेश चलता रहा तो एक दिन मेरी जान चली जाएगी। विमला की बातें रितु और पायल भी सुन लेती हैं, जिसके बाद विमला जबरदस्ती रितु और पायल को अपने घर ले जाती है, जहां वो अपने बहू और बेटी को रितु और पायल को समझाने के लिए कहती है। रितु और पायल उन दोनों को समझा देते हैं और फिर अपने घर आ जाते हैं। उस दिन के बाद से विमला के घर लड़ाई झगड़ा बिल्कुल खत्म हो जाता है और वहाँ पर ननद भाभी एक साथ मिलकर रहने लगती है, जिसे देखकर विमला बहुत खुश होती है। अरे देख रही हो तुम दोनों के नाटक की वजह से ही सही, पर किसी के घर के हालात कितने ज्यादा सुधर गए। जब तुम लोग दूसरों के घर की हालत को सुधार सकती हो तो फिर अपने घर की हालत को क्यों नहीं सुधार सकती हो। जब तुम दोनों प्यार से मिलकर रहना जानती हो तो फिर रहती क्यों नहीं हो। ये दोहरी जिंदगी क्यों जी रही हो। इससे तो अच्छा है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलकर रहो, ताकि कभी तुम्हें नाटक करने की जरूरत ही न पड़े। वीना की बात सुनकर रितु और पायल को उसकी बातें समझ आ जाती हैं और उस दिन के बाद से रितु और पायल दुश्मनी भूलकर दोस्ती का हाथ मिला लेती हैं और फिर कभी लोगों को दिखाने के लिए अपना प्यार नहीं जताती, बल्कि दोनों सचमुच में प्यार भरा रिश्ता निभाने लगती हैं। सब्जी मंडी स्टेशन के बाहर निकलते ही कुछ 20 कदमों की दूरी पर 40 वर्षीय महिला आरती की 15 साल पुरानी छोले भटूरे की दुकान। आरती की दुकान पर हमेशा ही छोले भटूरे खाने वालों की लंबी लाइन लगा करती थी। लोग टोकन लेकर अपना नंबर आने का इंतजार करते रहते। ऐसे ही एक दिन आरती की दुकान पर मनोज नाम का एक आदमी आता है और बोलता है, आरती बहन, जरा एक प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे लगा दो। मनोज जी, आप, मुझे पता था आज आप जरूर आएंगे। अरे आना तो था ही, इतने सालों से आपके हाथों के छोले भटूरे खा रहे हैं। अब ट्रेन का सफर आपके हाथों के छोले भटूरे खाए बिना अच्छा नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, सब आपकी ही कृपा है। अगर आपने सही रास्ता ना दिखाया होता तो आज ये छोले भटूरे की दुकान या ना होती और ना जाने मैं कहाँ होती। अरे बहन, जितना स्वाद आपके हाथों में है उतना स्वाद कहीं और नहीं है दुनिया में। अरे बहुत अच्छा बनाती हो आप, खाकर न पेट भर जाता है लेकिन मन वो तो भरता ही नहीं है। चलिए अब जल्दी से छोले भटूरे दीजिए, मुझे तो बहुत भूख लगी है। आरती जल्दी से मनोज को खुद अपने हाथों से गर्मा गर्म छोले भटूरे की प्लेट बनाकर देती है। छोले भटूरे खाने के बाद मनोज वहाँ से चला जाता है। तभी आरती की दुकान में काम करने वाला सत्तू नाम का एक लड़का बोलता है, आंटी जी, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ सत्तू, बोलो क्या हो गया। आंटी जी, अब मैं जब से यहाँ काम कर रहा हूँ ना, तो मैं देख रहा हूँ कि हर महीने यहाँ पर बहुत आदमी आते हैं। आपकी दुकान पे बहुत भीड़ भी लग जाती है और आप हमेशा ये जो आदमी आते हैं इनको देखकर इनका धन्यवाद करने लगती है। ऐसा क्यों? लोग तो आपके हाथ का स्वाद लेने आते हैं, छोले भटूरे खाने आते हैं और आपका धन्यवाद करना चाहिए ना लोगों को। आप क्यों करती है इनका? सत्तू, इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। ये दुकान यहाँ पर यूं ही नहीं आई है। मैं कुछ समझा नहीं आंटी जी। अब मतलब इस आदमी और आपके छोले भटूरे का क्या लेना देना है? सत्तू की बात सुनकर आरती उसे 15 साल पीछे की कहानी बताना शुरू करती है। सब्जी मंडी के पास ही बसी आदर्श नगर कॉलोनी में आरती अपने पति बिरजू के साथ रहा करती थी। बिरजू को हमेशा से ही जुआ खेलने की बड़ी आदत थी। वो जितना भी पैसा कमाता सबको जुआ खेलने में लगा दिया करता, जिस वजह से आरती पर गरीबी के बादल फूट रहे थे। आरती 4 महीने की गर्भवती थी। 2 दिन से आरती ने कुछ नहीं खाया था। तीसरे दिन आरती से भूख बर्दाश्त नहीं होती और वो बिरजू के पास जाकर बोलती है, सुनिए जी, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए ना। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। मुझ पर ना सही, कम से कम मेरे पेट में पल रहे बच्चे पर तो रहम खा लीजिए। मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तूने अपनी मर्जी से
ये बच्चा रखा, अब तू इसे जिंदा रखे चाहे मार दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने कमाए हुए पैसों से जुआ खेलूंगा। तुझे ये तेरे बच्चे को कुछ नहीं खिलाने वाला। तेरे माँ बाप ने तो तेरी शादी करके तुझे खाली हाथ भेज दिया, तो तू भूखी रहे या मर जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिरजू की बात सुनकर बेचारी आरती बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है और उससे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि वो गर्भवती भी थी। नंगे पांव तपती धूप में आरती इधर उधर खाने की तलाश करने लगती है। भटकते भटकते वो स्टेशन पर पहुंच जाती है, जहां से एक छोले भटूरे का छोटा सा ठेला नजर आता है। उस पर काम कर रही विमला नाम की औरत से आरती रोते हुए बोलती है, मुझ पर रहम कीजिए, मुझे थोड़ा सा खाना खिला दीजिए। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है, मेरे पेट में पल रहा बच्चा भी भूखा है। भगवान के लिए मुझ पर थोड़ी सी कृपा कर दीजिए। इसके बदले में आप जो काम कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए। अरे शांत हो जाओ, ऐसी हालत में ऐसा रोना अच्छी बात नहीं है। तुम बैठो, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। विमला आरती को जल्दी से पीने के लिए पानी देती है और उसके बाद उसे गर्मा गर्म छोले भटूरे खिलाती है। खाना खाकर आरती के शरीर में थोड़ी जान आ जाती है, जिसके बाद विमला उससे बोलती है, क्या बात है बहन, तुम इस हालत में ऐसे क्यों भटक रही हो? और तुम्हारे पति कहाँ हैं? मेरे पति घर पर हैं, उन्होंने मेरी और मेरे बच्चे की कोई परवाह नहीं की। इतना कहकर आरती विमला को अपनी पूरी आप बीती सुनाती है, जिस पर विमला उसे हौसला देते हुए कहती है, अरे बहन, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरा ये छोले भटूरे बनाने का काम कर सकती हो। वो क्या है ना कि मेरे पति को दूसरे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई है, इसलिए अब मुझे छोले भटूरे का ठेला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक जरूरतमंद औरत हो, तुम ये जमा जमाया छोले भटूरे का ठेला लगा सकती हो। इससे तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे पति के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा। विमला की बातें सुनकर आरती उसे हाँ कर देती है, जिसके बाद अगले दिन से विमला आरती को छोले भटूरे बनाना सिखाती है। आरती के हाथों के छोले भटूरों में विमला के छोले भटूरे से ज्यादा टेस्ट था, जिसके चलते ग्राहक और भी ज्यादा बढ़ने लगे थे। क्योंकि स्टेशन छोटा था, जिस वजह से छोले भटूरे के ठेले पर भीड़ होने की वजह से यात्रियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता, जिसके चलते आए दिन कोई न कोई यात्री आरती को खूब खरी खोटी सुनाया करता या फिर उसके साथ बहसबाजी किया करता। ये सारी बातें आरती विमला को बताती, जिस पर विमला बोलती है, अच्छा ये बात है, मैं अपने पति से इस बारे में बात करती हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये छोले भटूरे का काम मैं बंद नहीं होने दूंगी। रुको, मैं अपने पति को फोन करती हूँ। सुनिए जी, आप कहाँ हैं? जल्दी से स्टेशन पर आ जाइए, मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। आपकी बहुत बहुत कृपया होगी बहन, पहले ही आपने मेरी इतनी मदद करके अपना एहसान मंद बना दिया है, अब और ज्यादा मदद करके आप मुझे अपना आभारी बना रही हैं। ना जाने मैं आपकी इस मदद का मोल कैसे चुका पाऊंगी। कैसी बातें करती हो बहन, आखिर एक औरत ही औरत का दुख समझ सकती है। आरती और विमला बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर विमला का पति मनोज आता है। विमला मनोज को सारी बातें बता देती है, जिस पर मनोज बोलता है, आरती बहन, यात्रियों का आपसी बहस करना गलत नहीं होता है। छोले भटूरे का स्वाद के कारण जो भीड़ लगती है ना, उनकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप एक काम कीजिए, स्टेशन के बाहर थोड़ा सा चलते ही मेरे दोस्त की दुकान खाली पड़ी है, आप किराए पर ले लीजिए और उसमें छोले भटूरे का काम कीजिए। और जैसे कि मेरी पत्नी ने मुझे बताया था कि आपको बहुत दिक्कत है, अब बहुत जरूरत भी है, और तो और जैसे मेरी पत्नी ने बताया आपके हाथ में स्वाद है, तो लोग खींचे खुद आ जाएंगे। आरती मनोज के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, जिसके बाद आरती स्टेशन पर छोले भटूरे न बनाकर स्टेशन के बाहर दुकान खोलकर छोले भटूरे बेचना शुरू करती है। अब यात्रियों के साथ साथ आसपास के लोग भी आरती के हाथों के छोले भटूरे खाने लगते और देखते ही देखते उसकी दुकान चलने लगती। अपनी बीवी को पैसा कमाता देखकर बिरजू की लार टपकने लगती है और एक रात बिरजू आरती से बोलता है, आरती चल, मुझे पैसे दे दे, मुझे जुआ खेलना है। मैं तेरा पति हूँ, तेरे कमाए हुए पैसों पर मेरा हक बनता है। कैसा हक? तुम अपनी कमाई तो सारी जुआ खेलने में उड़ा देते हो। मैं अपने और अपने बच्चे के लिए ऐसी हालत में भी मेहनत कर रही हूँ और तुम चाहते हो कि मैं पैसे तुम्हें दे दूँ? कभी नहीं, मैं अपनी कमाई का 1 रुपया भी तुम्हें जुआ खेलने के लिए नहीं दूंगी। ऐसे कैसे नहीं देगी? देगा तो तेरा बाप भी। प्यार से कह रहा हूँ, दे दे, वरना वो हालत करूँगा कि दोबारा कभी ऐसा बोल नहीं पाएगी। कभी नहीं, मैं नहीं दूंगी।
आरती की बात सुनकर बिरजू को गुस्सा आता है और उस पर हाथ उठा देता है। इसके बाद वो अपनी गर्भवती पत्नी को बेरहमी से मारता है। जब ये बात विमला और मनोज को पता चलती है तो वो दोनों बिरजू के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। घरेलू हिंसा के इल्जाम में पुलिस बिरजू को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद आरती हमेशा के लिए बिरजू से तलाक लेकर अलग हो जाती है और इन सभी परेशानियों के बीच 9 महीने भी पूरे हो जाते हैं और आरती एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। उस बीच आरती की मदद के लिए विमला उसकी दुकान पर खूब हाथ बटाती और आरती की गैर मौजूदगी में सारी दुकानदारी संभालती। इस तरह मनोज जी और विमला जी की मदद से आज मैं यहाँ पर बैठकर इतने लोगों को छोले भटूरे खिला रही हूँ। अगर उस वक्त मैं भूख से तड़पती, विमला जी के पास ना पहुँचती, तो ना जाने मेरा और मेरी बच्ची का क्या होता। शायद मेरी बच्ची इस दुनिया में भी जन्म ना ले पाती। इसलिए मनोज जी जब भी आते हैं मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं उनका इतना भी शुक्रिया अदा क्यों ना कर लूँ, मुझे हमेशा ही वो कम लगेगा। अरे वाह आंटी जी, वो इतने अच्छे आदमी है, मुझे तो नहीं पता था। लेकिन जब वो आएंगे ना, मैं उनको ना सबसे स्पेशल छोले भटूरे की थाली दूंगा। और ना आपकी बेटी वो कहाँ है? मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, वे भी अब अपने परिवार में खुश है। इन छोले भटूरे ने मेरे जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन लाया है और ये वो स्वतंत्रता है जो मुझे विमला और मनोज जी की वजह से मिली है। भगवान उन दोनों को हमेशा खुश रखे जो उन्होंने मुझे स्टेशन पर छोले भटूरे बेचने वाली, एक फेमस छोले भटूरे बेचने वाली बना दिया। चल सत्तू, अब काम कर, बातों में ही लगा रहेगा क्या? आरती की बातें सुनकर सत्तू मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है और आरती यूं ही यात्रियों को और आने जाने वालों को पेट भरकर छोले भटूरे खिलाती रहती और अपने स्वाद का जायका बांटती जाती। गरिमा बचपन से ही देवराज के घर में रहती थी, क्योंकि उसकी माँ भी देवराज के घर में नौकरानी का काम किया करती थी। कुछ साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में देवराज की पत्नी और गरिमा की माँ की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद देवराज के साथ ही गरिमा उसके घर में रहती थी और उसकी देखभाल किया करती थी। देवराज का बेटा पुनीत अपनी पत्नी राशि के साथ जयपुर रहा करता था और अपने पिता की बीमारी की खबर सुनकर वो अपनी पत्नी को लेकर घर आता है और अपने पिता को हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ता देखकर कहता है, पिताजी, आप तो बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मुझे तो लगा आप हॉस्पिटल में होंगे। बेटा, तू यही चाहता था कि मैं तुझे हॉस्पिटल में नजर आऊं? नहीं पिताजी, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। वो क्या है ना कि मैं अपना सारा काम छोड़कर आया हूँ और मैं बहुत परेशान भी हो गया था, इसलिए ऐसे मुंह से निकल गया। हाँ ससुर जी, वरना हम क्यों चाहेंगे कि आप हॉस्पिटल में रहें? हम तो चाहते हैं कि आप हमेशा ठीक रहें। अगर ऐसी बात है तो तुम लोगों को मुझसे दूर रहने की क्या जरूरत है? यही रहो मेरे साथ। अपने इतने बड़े घर में किराए के घर में रहने की क्या जरूरत है? आखिर कमी क्या है? हाँ, आप तो यही चाहते हैं कि हम यहीं रहें ताकि मुझे अपनी नौकरानी बनाकर रख लें। ससुर जी, वो क्या है ना कि हम लोग शुरू से वहीं रहते आ रहे हैं, इसलिए हमारा दिल वहीं लगता है। लेकिन देखिए ना, आप जब भी बुलाते हैं हम आ जाते हैं ना मिलने। हाँ पिताजी, राशि बिल्कुल ठीक कह रही है। तू तो है ही जोरू का गुलाम। तुझे तो अपनी बीवी की सारी बातें सही लगेंगी ना? ऐसी बात नहीं है पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। बस कर बेटा, बस कर। मुझे ज्यादा मत समझा। अब आ ही गया है तो कुछ दिन रुक जा। लेकिन इस बार तो मैंने तुझे नहीं बुलाया, तू कैसे आ गया? देवराज अपने बेटे बहू से बातें कर रहा था कि तभी पीछे से उसकी नौकरानी की बेटी गरिमा वहाँ आकर कहती है, बड़े मालिक, छोटे मालिक और मेम साहब को हम ही फोन करके बुलाए थे। वो कल आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी ना, तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको खुश रखने की जरूरत है। तो हमें लगा आप सबसे ज्यादा खुश तो छोटे मालिक को देखकर ही होते हैं, इसलिए मैंने आपसे बिना पूछे ही फोन करके इन्हें बुला लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम्हारा दिल किया इसलिए तुमने फोन करके बुला लिया हमें बिना किसी को पूछे। एक नौकरानी हो, नौकरानी ही बनकर रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो तुम। बहू, गरिमा ने कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि मेरे अपने होने के बावजूद जो तुम लोग मेरी तकलीफ नहीं समझते वो ये बच्ची समझती है, इसलिए उसने तुम्हें फोन किया। पिताजी, आप इस नौकरानी को बहुत ज्यादा छूट नहीं दे रहे हैं। आज ये हमारे पर्सनल फैसले खुद ले रही है, कल पता नहीं क्या करेगी। छोटे मालिक, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने तो बस मालिक की खुशी के लिए ही आप लोगों को फोन किया था। बेटी, तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तूने ये सब मेरी खुशी के लिए किया है।
जो मेरे अपने हैं उन्हें ये सोचना चाहिए। वो तू एक पराई होकर सोचती है। देवराज की बात सुन के उसके बेटे बहू अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक रोज गरिमा किचन में खाना बना रही थी। तभी राशि वहाँ आकर कहती है, तुम ये क्या बीमारों वाला खाना बना रही हो? मुझे ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाने की आदत है और लगता है तुमने ससुर जी को यही बीमारों वाला खाना खिला खिला कर बीमार कर दिया है। मेम साहब, बड़े मालिक को ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना डॉक्टर ने मना किया है। अगर वो इतना मिर्च मसाले वाला खाना खाएंगे तो परेशान हो जाएंगे और उनकी तबीयत तो और खराब हो जाएगी ना। यही तो मैं चाहती हूँ कि उनकी तबीयत खराब हो जाए और वो मेरी सासू माँ के पास पहुँच जाए, जिसके बाद ये सारा पैसा प्रॉपर्टी सब मुझे और मेरे पति को मिल जाए। वो मेरे ससुर हैं, तुम्हारे नहीं। उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम देखना, एक बार मेरे हाथ का खाना खाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हे भगवान, मीम सब ये क्या कर रही हैं? मालिक के लिए मिर्च मसाले वाला खाना जहर है, लेकिन ये मेरी बात सुनेंगी नहीं। गरिमा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और घर के बाकी कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक साथ नाश्ता करने बैठते हैं और जैसे ही देवराज खाने का पहला निवाला मुंह में रखता है, जोर जोर से खांसने लगता है। तभी गरिमा जल्दी से उसे पानी पिलाती है, जिसके बाद वो कहता है, गरिमा बेटी, इतनी सारी मिर्ची, आज तक मेरे खाने में तो कभी मिर्ची नहीं होती थी। तुझे पता है ना, मिर्च मसाले मेरे लिए जानलेवा है। फिर भी नहीं बड़े मालिक, ये खाना मैंने नहीं, मालकिन ने बनाया है और मैंने उनको कहा भी था कि बड़े मालिक को ज्यादा मिर्च मसाला नुकसान करता है, लेकिन इन्होंने सुनी ही नहीं। हे भगवान, ये गरीब काम वाली कितना झूठ बोलती है। आपको लगता है पुनीत कि मैं ससुर जी को वो खाना दूंगी जो उन्हें नुकसान पहुंचाए? राशि, तुम अपना दिल छोटा मत करो। मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल रही। इसने ही नहीं बताया होगा ताकि पिताजी की नजर में इसके नंबर बन जाए कि इसके सिवा कोई और पिताजी का ख्याल रख ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है बड़े मालिक, मैं सच बोल रही हूँ। कोई नहीं बेटा, मैं जानता हूँ। मुझे पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मुझे तेरे पर पूरा विश्वास है। देवराज इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद गरिमा उसके लिए सादी मूंग दाल की खिचड़ी और उसकी दवा लेकर उसके कमरे में आती है और बोलती है, बड़े मालिक, छोटे मालिक और मेम साहब मुझसे क्यों चिढ़ते हैं? देवराज के कहने पर गरिमा वहाँ से चली जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन देवराज अपने बहू बेटे के कमरे के बाहर से गुजर रहा था और वो उनकी बातें सुनता है। यार, मेरे काम का नुकसान हो रहा है और एक ये पिताजी हैं जब बिन बात के लिए अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करते रहते हैं हमें बुलाने के लिए, और इनको कुछ होता तो है नहीं। होगा भी कैसे? तुम्हारी वो गरीब काम वाली है ना, उनकी देखभाल करने के लिए। वो उनको कुछ नहीं होने देगी। वो तो ऐसे हुक्म चलाती है इस घर पर और ससुर जी पर जैसे ये घर उसी का हो। ये तुमने सही कहा, पिताजी उसकी बहुत सुनते हैं। भगवान जाने क्या जादू किया उसने पिताजी पर। पिताजी के मरने के बाद ना एक बार सब कुछ मेरा हो जाए तो बस सबसे पहले इस गरीब काम वाले को निकालूंगा। अपने बेटे बहू की सारी बातें सुनने के बाद देवराज को बहुत दुख होता है और उससे अपने खुद के बच्चों की ऐसी सोच और बातें बर्दाश्त नहीं होती। वो चुपचाप अपने कमरे में वापस जाता है और सोचने लगता है, जो लोग पैसे के लिए अपने पिता के मरने का इंतजार कर रहे हैं, उनके दिन गिन रहे हैं, एक गरीब काम वाली को वो लोग क्या मानेंगे। लेकिन मेरी वही बेटी है, उसने हर समय मेरा साथ दिया, इसलिए मेरा सब कुछ उसका ही होगा। देवराज इतना सोचकर अपने खानदानी वकील को कॉल करके सारी बात बताता है और अपना सब कुछ गरीब काम वाली गरिमा के नाम कर देता है। ऐसे ही थोड़ा वक्त और बीतता है, लेकिन देवराज अपने बहू बेटों की बातों को दिल से नहीं निकाल पाता और सदमे में मर जाता है। अगले दिन सुबह देवराज के कमरे से नीचे ना आने पर सभी लोग उसके कमरे में जाते हैं और उसे जमीन पर बेहोश देखकर डॉक्टर को बुलाते हैं और चेकअप के बाद पता चलता है कि देवराज मर चुका है, जिसे सुनते ही गरिमा जोर जोर से रोने लगती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन गरिमा देवराज की तस्वीर के सामने बैठकर रो रही थी। तभी पुनीत और राशि वहाँ आकर कहते हैं, अरे बस भी करो, कितना नाटक करोगी? इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। वो मेरे पिताजी थे, तुम्हारे नहीं, और अब वो भी नहीं रहे तो तुम्हारा भी इस घर में कोई काम नहीं है। चलो निकलो मेरे घर से। लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाओ, लेकिन अब हमें गरीब काम वाले की जरूरत नहीं है।
राशि इतना कहकर गरिमा का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ ले जाने लगती है। तभी उनका खानदानी वकील वहां आता है और पुनीत को उसके पिता की वसीयत के बारे में बताता है, जिसके मुताबिक उसके पिता देवराज ने अपना सब कुछ अपनी गरीब काम वाली के नाम कर दिया था, जिसे सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और इस तरह वो दोनों सड़क पर आ जाते हैं और उनकी गरीब काम वाली माला माल हो जाती है। महक अपने बड़े भाई केशव के साथ संगमपुर गांव में रहती थी। केशव अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और जैसे तैसे करके वो जमींदार के खेतों में काम करके अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जमा कर रहा था। एक दिन तेज धूप में वो खेतों में काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ मैना नाम की एक लड़की आती है जो कि जमींदार की बेटी थी। अरे केशव, अगर तुम इतनी तेज धूप में काम करोगे तो जलकर राख हो जाओगे, तो मेरा क्या होगा? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा करो, समझ नहीं आता क्या तुम्हें? क्या करूं, अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। बिना तुमसे मिले, बिना तुम्हें देखे मुझसे रहा ही नहीं जाता। देखो, आज मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम मेरे चक्कर में मत पड़ो, अपनी जिंदगी खराब मत करो और अपनी हैसियत के हिसाब से ना कोई दूसरा लड़का देखो और शादी करो और खुश रहो। मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर जाने की बात मत किया करो, लेकिन तुम्हें भी तो मेरी बात समझ में नहीं आती। यहाँ क्या लेने आई हो तुम? तुमसे मिलने के लिए, क्योंकि तुम तो मिलने आने वाले हो नहीं। देखो, यहाँ से चली जाओ, वरना किसी ने हमें साथ में देख लिया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। केशव इतना कहकर अपने कामों में लग जाता है और मैना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसकी सारी बातें केशव की बहन महक सुन लेती है, जो कि उसके लिए खाना लेकर आ रही होती है। मैना के जाने के बाद वो अपने भाई के पास जाती है। भाई, ये मैना यहाँ क्या करने आई थी? जिसके पास काम नहीं होता ना, वो ऐसे घूमते रहते हैं। भाई, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली हैं। मुझे पता है कि वो आपको पसंद करती है और आप भी करते हैं, बस मानते नहीं हैं। महक, तू तो जानती है ना कि वो मेरी मालिक की अमीर बेटी है और मैं उसके घर का मामूली सा गरीब नौकर। दूर दूर तक मैं उसे खुशियां नहीं दे सकता, इसलिए उसे दूर रहना ही सही होगा। अब तुम इस बात के बारे में ना दोबारा बात नहीं करोगी, समझी? जी भैया, अब मैं दोबारा कभी इस बात को नहीं बोलूंगी। तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हारी पढ़ाई होते ही मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अपने भाई की बात सुनकर महक शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केशव अपना काम खत्म करके घर जाता है तो देखता है कि उसकी बहन जमीन पर पड़ रही होती है, साथ ही अपने आप से बातें भी कर रही होती है। काश मेरे पास एक टेबल होता और मैं उस पर अपनी किताबों को रख कर पढ़ाई कर पाती, तो मेरी कमर में दर्द नहीं होता। मेरी बहन, तुझे टेबल की जरूरत है क्या? नहीं भाई, वो मैं तो बस। देखो, तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मैं कल ही तुम्हारे लिए ना टेबल का इंतजाम करता हूँ, ठीक है? केशव अगले ही दिन जमींदार के घर कुछ पैसे मांगने के लिए जाता है। जमींदार उसे पैसे देने वाला ही होता है कि तभी उसकी पत्नी कल्याणी वहाँ आ जाती है। ये आप क्या कर रहे हैं? ये इंसान भरोसे करने लायक नहीं है, इसे कोई पैसे मत दो। आपको पता है इसने क्या क्या किया है? इसने ऐसा किया क्या है जो तुम इसे इतना सुना रही हो? ये आपके घर का नौकर होकर आपकी लड़की पर गलत नजर डाल रहा है। गांव के कुछ लोगों ने से हमारी बेटी से बात करते और उसका रास्ता रोकते हुए भी देखा है। मैं तो इसे काम से निकालने की बात करने वाली थी आपसे। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आगे कुछ और बात बिगड़े उससे पहले अपनी बेटी के हाथ पीले कर दो और इसे काम से निकाल दो। अपने घर से दूर ही करो, वही सही है। मालकिन, आप क्या कह रही हो? आप ऐसा मत करिए, आपने जो सुना वो सच नहीं है। हमें अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अब तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अभी काम से निकालता हूँ। जमींदार केशव को पैसे देने की जगह अपनी पत्नी की बातों में आकर बिना पूरा सच जाने ही उसे काम से निकाल देता है। केशव तो अब बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसकी नजर खेतों में लंबी लंबी घासों पर जाती है, जिसे देखकर वो अपने आप से बोलता है, मेरी बहन घर पे सोच रही होगी कि भैया आएंगे टेबल लेकर ताकि वो पढ़ पाएगी, लेकिन मैं तो खाली हाथ जा रहा हूँ। क्या सोचेगी वो? ये घास तो बहुत सुंदर और लंबी लंबी भी है, इससे तो मैं टेबल बना सकता हूँ जो महक के पढ़ने और उसके किताबें रखने के लिए काम आएंगी। केशव घासों को काटकर अपने घर ले जाता है और वहाँ पहुंचकर वो कुछ लकड़ियों और घास की मदद से बहुत अच्छा सा टेबल तैयार कर लेता है। तभी उसकी बहन महक वहाँ आती है और घास का टेबल देखकर हैरान रह जाती है। भैया, ये क्या है? दिखने में तो बहुत सुंदर है। ये मेरी बहन का घास का टेबल है जिसपे आज से वो बैठ के पढ़ाई करेगी। भैया, आपका घास का टेबल तो बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ इस टेबल से। बस जैसे टेबल मिल गया वैसे ही सोफे, बेड, कुर्सी सब मिल जाए तो मजा आ जाता। फिर हमारा घर भी अमीरों जैसा होता।
मेरी बहन के कितने सपने हैं और मैं कैसे पूरा करूंगा उसके सपने। अब तो काम भी नहीं है मेरे पास, नौकरी से भी निकाल दिया गया हूँ। महक सभी गांव वालों को बुलाकर केशव के बनाए हुए लकड़ी के टेबल को दिखाती है, जिसे देखकर एक पल के लिए सभी की आंखें उस टेबल पर रुक जाती हैं। दिन यूं ही बीतते हैं और बीते दिनों के साथ केशव आए दिन घास का कुछ न कुछ बनाता रहता था, जैसे बैट, कुर्सी आदि। उसके हाथ में इस सब का हुनर देखकर गांव वाले भी अपने घरों के लिए घास का फर्नीचर बनवाने लगते हैं और बदले में उसे पैसे भी देते। इससे केशव को काम भी मिल जाता है और लोगों के मुंह से उसकी बहुत बड़ाई भी हो जाती है। एक दिन वो घास की छत बना रहा होता है कि तभी जमींदार वहाँ आता है, जिसे देखकर केशव बोलता है, मालिक आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस दिन कुछ रह गया था क्या बोलने के लिए, जो आप बोलने के लिए आए हो? नहीं, मुझे माफ़ कर दो। उस दिन मैंने तुम्हारी कोई बात सुने बिना ही तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। बाद में मेरी बेटी ने मुझे सारा सच बताया कि तुम नहीं बल्कि वो तुमसे मिलने गई थी। मैं तुम्हें वापस नौकरी पर रखने के लिए आया हूँ। आपके दिल से मेरे लिए संदेह निकल गया और सच आपके सामने आ गया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन अब मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। मैंने अपना खुद का काम शुरू किया है और मैं इससे ना बहुत खुश हूँ। कम से कम किसी की गुलामी तो नहीं करनी पड़ती। हाँ, वो मुझे पता है। पूरे गांव में तुम्हारे घास के बनाए तो फर्नीचर की तारीफ हो रही है। मैं अपने आप में बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम पर शक किया। अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ तुम्हारे लिए जिससे मेरे दिल का बोझ भी हल्का हो जाए। वैसे तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरी बहन की शादी किसी अच्छे घर में करवाने में मेरी मदद कीजिए। एक बार मेरी बहन की शादी हो जाए, उसके बाद मैं समझ लूंगा कि मैंने गंगा नहा लिया। ये तो बहुत छोटी सी बात है। मेरी नज़र में तुम्हारी बहन के लिए एक रिश्ता है। वो तो मुझ पर इतना विश्वास करते हैं कि अगर मैं उन्हें कल तुम्हारी बहन की फ़ोटो दिखाऊं तो वो परसों बारात लेकर आ जाएंगे। तो मालिक आप दिखा दीजिए ना। मैं तो चाहता ही हूँ कि मेरी बहन के जल्दी से हाथ पीले हो जाए। जमींदार अगले ही दिन राजीव की माँ शारदा को महक की फोटो दिखाता है। शारदा को महक पसंद आ जाती है और दोनों परिवार वाले मिलकर राजीव और महक की शादी पक्की कर देते हैं और शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। केशव दिन रात मेहनत करके अपनी बहन को दहेज में देने के लिए घास के अच्छे अच्छे फर्नीचर तैयार कर लेता है। कुछ टाइम बाद शादी का समय आ जाता है और पूरे विधि विधान से महक और राजीव की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद जब महक अपने ससुराल पहुंचती है तो सभी उसके दहेज में आए हुए घास के फर्नीचर को देखकर दंग रह जाते हैं। तभी सरिता की पड़ोसन सरिता से बोलती है, सरिता, ये क्या? तेरी बहू तो दहेज में घास का फर्नीचर लेके आई है। वैसे दिखने में तो बहुत सुंदर है। पूछना इससे कहाँ से बनवाया है ये सारा फर्नीचर? महंगे फर्नीचर तो हम भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये सब यूनिक फर्नीचर हम नहीं ला सकते। और रही बात बनवाने की, तो ये सब मेरी बहू के भाई ने अपने हाथों से बनाया है। ये तो तूने सही कहा सरिता। मुझे तो तेरी बहू का लाया हुआ घास का फर्नीचर बहुत पसंद आया। सबसे अलग, सबसे अच्छा। इसे कहते हैं किस्मत। बहू भी अच्छी मिल गई और दहेज भी यूनिक मिल गया। महक का लाया हुआ घास का फर्नीचर सभी को बहुत पसंद आता है। आखिर में केशव की मेहनत रंग जो लाई थी और उसके बनाए हुए घास के फर्नीचर के कारण उसके ससुराल वाले उसकी तारीफ करते थकते नहीं हैं।